अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा नज़रसानी केस के तफसीली फैसले पर हुकूमत की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दुरुस्त नहीं बल्कि इसमें तजाद है, जिसकी वजह से मुअज़्ज़िज़ जजेस को एहतसाब से बालातर करार दे दिया गया है। मगर क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने तफसीली फैसले में यह लिखा है कि जजेस का एहतसाब नहीं हो सकता, और क्या इस फैसले पर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कल 9 माह बाद जारी अपने फैसले में मिसेस काजी फाइज ईसा समेत दीगर फरीकैन की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए मिसेस ईसा के टैक्स मामलात पर FBI को इंक्वायरी का हुक्म देने के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया है और यह वाज़ेह किया था कि अदलिया एहतसाब से बालातर नहीं है। जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए, मगर एहतसाब कानून के तहत होना चाहिए। जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इजाफी नोट में यह भी लिखा था कि वजीर कानून फरूग नसीम और साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने टैक्स हुकाम को गैर कानूनी हिदायत दी, जिस पर उन दोनों के खिलाफ ताज़ीरी कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वजीर कानून फरूग नसीम ने कल हमारे प्रोग्राम में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दुरुस्त नहीं है बल्कि इसमें तजाद है। सुनिए डॉक्टर फरूग नसीम ने कल हमारे प्रोग्राम में क्या कहा। 4 लर्नेड जजेस जिनका ये फैसला आया है, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ये तो आप कह देंगे कि उनका एहतसाब होना चाहिए, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फिर साथ साथ अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी उनकी जो बेगम हैं, बच्चे हैं, उनको आपने नहीं छूना है, उनसे किसी किस्म की कोई ना कार्रवाई हो सकती है। कि जब शॉर्ट ऑर्डर आया था तो उस वक्त भी एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि क्या इसका ये मतलब है कि जज की इंक्वायरी नहीं हो सकती, क्या उसके अहले खानों के हवाले से कोई सवाल नहीं पूछे जा सकते। तो अब जो डिटेल्ड जजमेंट है इसमें तो जगह जगह ये लिखा गया है, जैसे आपने भी कहा कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, और खासतौर पे लिखा गया है कि जजेस का भी एहतसाब हो सकता है, लेकिन वो कानून के दायरे में होगा, और जो राइट एक आम शहरी के हैं वही राइट जज के भी हैं और उसकी फैमिली के भी हैं, तो उन राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता। एहतसाब सबका हो सकता है, ये तो वाज़ेह कहता है ये डॉक्यूमेंट, ये डिटेल जजमेंट। अगर तो आप ये जूरिस्प्रूडेंस रख रहे हैं, अगर ये तय कर रहे हैं कि ऐसी जूरिस्प्रूडेंस होनी चाहिए सराखों पे, तो फिर सबके लिए भी करें। मैं सेनेटर हूँ तो मेरे लिए भी करें। मैं अपने बीवी बच्चों के जो एसेट्स हैं उनको क्यों एक्सप्लेन करूं? आपका मामला या वजीर आजम का मामला इसलिए मुख्तलिफ है, उस पर रौपा अप्लाई होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, जो कि किसी और पब्लिक ऑफिस होल्डर पे नहीं होता, ये पार्लियामेंटेरियंस पे होता है। अगर वो कानून होता तो फिर जाहिर सी बात है उनको एक्सप्लेन करना पड़ता। इनका स्टैंडर्ड और ऊंचा है अकाउंटेबिलिटी का। इनका जो स्टैंडर्ड है सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस का, द हायर द स्टेटस इज द हायर इज द अकाउंटेबिलिटी। तो यानी इनका स्टैंडर्ड रोपा से भी ऊपर होना चाहिए। फैसला विद द हाईएस्ट रिस्पेक्ट एट माय कमांड दुरुस्त नहीं है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। वजीर कानून फरूग नसीम के इन एतजाज के बाद वफाकी वजीर इत्तेहाद फवाद चौधरी ने आज अपने ट्वीट में कहा है कि फरूग नसीम का ये सवाल अहम है कि अगर जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं, तो फिर सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। अदलिया को आलमी रेटिंग्स में अपनी तेजी से गिरती हुई साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तफसीली फैसले पर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जजेस को एहतसाब से बालातर करार दिया है? और क्या जस्टिस याया आफरीदी के इजाफी नोट की रोशनी में कोई ताज़ीरी कार्रवाई हो सकती है? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रिजवी साहब, पहले आपकी तरफ आता हूँ। हुकूमत का मौक़िफ़ आ गया, हमने आपको सुनाया। फरूग नसीम साहब कहते हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं है, फैसला कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगर ये जूरिस्प्रूडेंस है कि जजेस की फैमिली का एहतसाब नहीं हो सकता, तो फिर पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब कैसे हो सकता है, उनकी फैमिलीज का एहतसाब कैसे हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली का एहतसाब कैसे हो सकता है? तो क्या जब ये फैसला आपने पढ़ा, आपको भी यही लगता है कि जजमेंट में ये लिखा है कि जजेस एहतसाब से बालातर है और उनकी फैमिली का कोई एहतसाब नहीं हो सकता? मैं समझता हूं कि वो कंफ्यूज कर रहे हैं पब्लिक को। देखें, जजेस का एहतसाब और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब और पॉलिटिशियंस का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एहतसाब मुख्तलिफ लॉज के तहत होता है। ब्यूरोक्रेट्स का जो है वो एहतसाब होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या नैब ऑर्डिनेंस के तहत। जजेस का होता है कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है।
और वो जैसे आपने खुद फरमाया कि रूपा के तहत होता है, तो ये तीनों को अमलगमेट नहीं कर सकते हैं। ये समझ रहे हैं कि शायद ये प्रिंसिपल जो है वो अब वहाँ भी अप्लाई करेगा, ब्यूरोक्रेट्स पे भी और रूपा पे भी। सुप्रीम कोर्ट का और जजेस का जो वो होता है एहतसाब, उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एक जज को इंडिपेंडेंट रखती है और उसका जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखती है, वो है उसका गारंटी ऑफ टेन्योर। अगर किसी जज को गारंटी नहीं है टेन्योर की, तो वो कभी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। ये दुनिया भर में इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि गारंटी ऑफ टेन्योर अगर जज को नहीं है, वो कभी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। इसीलिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो बहुत ही फूक फूक के कदम रखती है और जजेस का एहतसाब करती है। और ये कहीं नहीं कहा, माजरत के साथ, पता नहीं उनकी अंग्रेजी बेहतर होगी मुझसे, लॉ मिनिस्टर साहब की, लेकिन ये कहीं नहीं कहा है कि जजेस की बीवियों का एहतसाब नहीं होगा। नासर साहबा, जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, और अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होती है तो फिर आइन के मुताबिक उन जजेस का एहतसाब हो सकता है। लेकिन फरूक नसीम साहब कह रहे हैं कि कल जो तफसीली फैसला है उसके बाद तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इस तरह की है कि जो पार्लियामेंटेरियंस है फिर उनका भी एहतसाब नहीं होना चाहिए, उनकी फैमिली का भी एहतसाब नहीं होना चाहिए। आपको ये जजमेंट पढ़ते हुए ये तासुर मिला कि इस किस्म की बात की गई है इसमें? देखिए, जहाँ तक जजेस का ताल्लुक है, उनका तो अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, और अगर उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट से वो कहीं बाहर निकल जाते हैं तो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस वक्त उन्होंने ये सब बात कह दी और उनका एक्सेप्ट कर लिया जो जस्टिस फैज ईसा की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि सरीना ईसा के जो है जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो FBI अलहदा खोले और उसको एग्जामिन करे, और इतने दिनों में अदालत के आगे ये रिपोर्ट दे के क्या नतीजा निकला। अदालत तो फंक्टस ऑफिशियो हो गई, यानी कि उन्होंने अपना फैसला सादिर कर दिया, तो फिर ये बीच में डालने की तो जरूरत थी ही नहीं, ना उनके सामने ये मैटर लाइव रखा जा सकता था। और अगर ज्यादा से ज्यादा वो ये कह सकते थे ऑब्जर्वेशन में कि जी अगर सरीना ईसा का कोई मामला है तो FPR इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो अपने जुरिस्डिक्शन में जो मुनासिब समझते हैं उनको करने का इख्तियार है, उन पर कोई ममानियत नहीं। ये तो एक ऑब्जर्वेशन हुई ना, लेकिन डायरेक्शन देनी कि जी इस अंदाज में कीजिए और इतने दिनों में हमें रिपोर्ट करें, ये मैं समझती हूँ कि बिल्कुल जो थी दुरुस्त नहीं थी, और सही उसको स्ट्राइक डाउन हुआ है। जो फरूक नसीम इन्होंने तो तामीर की हुई है, वो सारी जो रेफरेंस थी और जो बाद में भी जो सारा केस था वो इन्हीं के हाथ का बना हुआ है। तो सिनान जो था आर्किटेक्ट, जिसने इतनी मसाजिद बनाई, उसने कभी इस बात की एडमिशन की है कि ये जो मेरी था मीनार ये गलत था या ये दीवार गलत थी? वो तो नहीं मानेगा ना। उसके बारे में आप देखें कि लेकिन नासर साहब ये बताइएगा कि अगर मुस्तकबिल में अगर किसी जज या उनकी फैमिली पर फाइनेंशियल मिस डिक्लेरेशन का सवाल उठता है तो क्या ये जजमेंट दरवाजे बंद कर देती है कि एहतसाब नहीं हो सकता उन जज साहब का या उनकी फैमिली का? देखिए, आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो वाज़ेह है, ऑल सिटीजंस आर इक्वल बिफोर लॉ, और उनके ऊपर लॉ एक जैसा लगेगा, तो ये बात तो है नहीं। लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंटेरियंस का ताल्लुक है, इनको तो स्पेसिफिकली मैंडेट किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कि इन्होंने अपने और अपने बच्चों के और अपने अहल खाना के, बीवी के, सबके गोशवारे शामिल करने हैं। तो वो तो क्योंकि मैंडेटरी उनके ऊपर उस कानून में है, ऐसा कानून जुडिशल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में नहीं है। ना जो रेफरेंस आती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जजेस के बारे में, उसमें कोई ऐसा जिक्र है। या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दे और इसमें ये डाल दे, या जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है कवायद और ज़वाबित उसको तब्दील कर ले। रिजवी साहब, इस जजमेंट में एक इजाफी नोट भी है जस्टिस याया आफरीदी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 216 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो इस बात को पाबंद करता है कि जो टैक्स फाइलर की मालूमात है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, और अगर इसकी खिलाफवर्जी होती है तो सेक्शन 198, 199 के तहत ये काबिल सजा जुर्म है। मजीद उन्होंने ये लिखा है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर और वजीर कानून फरूक नसीम पर यही नताइज इस केस पर लागू होते हैं जिसमें उनकी जानिब से गैर कानूनी अहकाम जारी करना, टैक्स ऑफिशियल्स की जानिब से इन अहकामात पर अमल करना और वजीर आजम की जानिब से वाज़े तौर पे इन गैर कानूनी सरगर्मियों की निशानदेही के बाद इन हुकाम को इनके ओहदों पर बरकरार रखना इन गैर कानूनी अमूर में इनकी मिली भगत जाहिर करता है। तो पहले तो ये बताइएगा
कि क्या अहमियत होती है एक जजमेंट में इजाफी नोट की, और क्या इस इजाफी नोट की बुनियाद पर कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिन अफराद के नाम इसमें शामिल किए गए हैं? मैं समझता हूँ जस्टिस याहिया अफरीदी की जो व्यूज हैं वो एडिशनल व्यूज हैं, वो जजमेंट नहीं कहलाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो वही है जो 5 जजेस ने लिखी है, वही 10 जजेस की व्यू कहलाएगा। मैं समझता हूँ इसमें, लेकिन बात उन्होंने बिल्कुल सच्ची कही है, हकीकत पे मुबनी, कानून के पर मुबनी बात कही है कि आप देखें पहले जजमेंट में भी जो मेन जजमेंट था उस पे 10 के 10 जज इस बात पे एग्री कर रहे थे कि जो रेफरेंस है सदर का वो मेलाफाइडे है। इसका मतलब है ये बहुत बड़ी एक चार्जशीट थी मौजूदा हुकूमत पर, प्राइम मिनिस्टर पे, लॉ मिनिस्टर पर और उनके एडवाइजर्स पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सामने बढ़कर नहीं आया। ये फिर एक इतने बड़े रिमार्क्स आए हैं, लेकिन ये तो खुद इनको सोचना चाहिए था कि किस अंदाज से, किस भोंडे अंदाज से, किस अनलॉफुल अंदाज से इन्होंने ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की है, और वो किस तरह से इंडिपेंडेंट जजेस थे इस मुल्क में जो जिन्होंने ये फैसला देके एक अच्छे जज को बचाया। वरना तो ये टारगेट किलिंग का केस था, बिल्कुल वो चाह रहे थे कि इस जज को रिमूव किया जाए, इसको चीफ जस्टिस से बनने से पहले रिमूव किया जाए। बट टारगेट किलिंग का लफ्ज मेरे ख्याल से इस्तेमाल करना यहाँ पर दुरुस्त तो नहीं होगा रशीद रिजवी साहब। टारगेट हिटिंग कह लें, टारगेट हिटिंग कह लें। नासरा साहबा आपकी क्या राय है इस पर, और ज़रा ये भी बताइएगा कि कानूनी तौर पे जो इजाफी नोट होता है उसकी क्या लीगल अहमियत होती है, क्या वो जजमेंट का पार्ट होता है, और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पीनल कॉन्सिक्वेंसेज है अगर सेक्शन 216 की खिलाफ वर्जी होती है, तो क्या इस इजाफी नोट की बुनियाद पर कोई कार्रवाई हो सकती है? ये देखिए, ये उनकी जाती ऑब्जर्वेशन है। जैसे रशीद रिजवी साहब ने फरमाया, जो कोर्ट का फैसला है पर क्यूरियम जिसको कहते हैं, वो तो जो मेजॉरिटी जजेस ने अहकामात सादिर किए हैं वही है, और वो उन्होंने ये कह दिया कि रिव्यू पिटीशन में जो सरीना ईसा की तरफ हदायत दी थी वो बिल्कुल इलीगल थी, और थी भी, मैं समझती हूँ बिल्कुल जायदल उनके इख्तियार थी अदालत के, और अदालत ने सही उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है जो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ये याहिया अफरीदी का जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो उनकी ज़ात तक महदूद है, और वो बाकी सब जजेस के जजमेंट में शामिल नहीं होगी। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, ये तो मैं समझती हूँ उस अंदाज में है ही नहीं। अब तो बाकायदा टैक्स पेयर्स की लिस्ट शायर होती है, और उसमें ये लिस्ट में होता है कि किसने कितना टैक्स दिए, किसने कितना टैक्स दिए, और बल्कि पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर तो क्योंकि मैंडेट ये है रोपा में कि वो जाहिर करे, तो ये टेलीविजन पे आ जाता है कि फुला पार्लियामेंटेरियन ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया, शायद एतजाज अहसन ने दिया था या किसी और ने, और किसने और 2000 टैक्स दिया हमारे चीफ मिनिस्टर ने। अब उसके ऊपर पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, मैं कहूँगी ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि सिर्फ 2000 उन पर टैक्स बनता है। तो मेरे कहने से तो ये बात नहीं बनेगी। अगर कोई कोर्ट, फुल कोर्ट के पास कोई जाए और कहे कि जी इनके कैसे है, कोई ग्रीव पार्टी हो वो केस लेके जाए, तो फिर उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, नॉट अदरवाइज। सही। और आखिर में ये भी बताइएगा कि अब हुकूमत इस पर मजीद जो है वो कहती है कि लीगल ऑप्शंस हैं। कल फरूक नसीम साहब ने कहा कि इंडिया में तो टर्म यूज होता है क्यूरेटिव रिव्यू, यहाँ पे ये टर्म यूज नहीं होता, लेकिन ऐसी मिसालें मौजूद है, प्रेसिडेंट्स है कि रिव्यू के बाद भी जो है एप्लीकेशन गई हो और उस पर फर्दर रिव्यू हुआ हो। रशीद साहब आपका क्या व्यू है? जैसे इंडिया में क्यूरेटिव रिव्यू है, पाकिस्तान में भी ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है? इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है क्यूरेटिव पिटीशन का। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स नए बनाए हैं जिसमें ये रखा गया है क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन का, कि रिव्यू के बाद भी आप दाखिल कर सकते हैं। अब देखना ये है कि लॉ तो कोई प्रोवाइड नहीं करता है, लॉ तो रिव्यू के बाद कंप्लीट कर देता है प्रोसीडिंग्स। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह से उसमें कोई रास्ता बनाती है, या उसको पुराने रिव्यू पे अपने स्टिक करती है कि बस प्रोसीडिंग्स अब एंड हो गई है, तो वो देखना पड़ेगा। क्यूरेटिव पिटीशन उन्होंने रिव्यू के फैसले से पहले डाल दी थी। अब देखना, अब ये दोबारा उनको एक फ्रेश पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी इस 6 जजेस की रीजनिंग पर। वो तो पहले की थी, सही, शॉर्ट ऑर्डर पे उन्होंने फाइल की थी।
बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब और नासिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक और भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सेनेट में स्टेट बैंक से मुतल्लिक बिल की मंजूरी और हुकूमत की कामयाबी के बाद ऑपोजिशन की नीयत, सलाहियत और दावों पर हाथ खड़े हो गए हैं। सवालात उठ रहे हैं कि क्या ऑपोजिशन में हुकूमत को टफ टाइम देने की सलाहियत नहीं है या ऑपोजिशन अहम कानून साजियों पर जानबूझकर हुकूमत को शिकस्त नहीं देना चाहती। हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बार बार जिक्र करते रहे हैं कि किसी भी हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी बटी हुई और कमजोर ऑपोजिशन मिले, क्योंकि ये वो ऑपोजिशन है जो बड़े दावों के बावजूद हर बार नाकाम हुई है। असेंबली से इस्तीफा देना और इन हाउस तब्दीली लाने का दावा पूरा करना तो दूर की बात है, ये वो ऑपोजिशन है जो अब तक कई मौकों पर सेनेट में भी अपनी अक्सरियत साबित करने में नाकाम रही है। और ऑपोजिशन का ये ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपोजिशन के लिए बेहतर यही है कि वो हुकूमत गिराने के बड़े दावों करने के बजाय अपनी हार तस्लीम करे और 2023 के इंतखाबात का इंतजार करे। ऑपोजिशन की मुसलसल नाकामियों पर तजिया लेते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शामी साहब, ऑपोजिशन एक के बाद एक दावा तो करती है, कभी कहते हैं हुकूमत को गिरा देंगे, कभी कहते हैं इन हाउस तब्दीली लाएंगे, कभी बिल्स पर कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में शिकस्त देंगे हुकूमत को, लेकिन हर दावे के बाद ऑपोजिशन हमें नाकाम होती हुई नजर आई है। और अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल था उसमें नंबर ज्यादा होने के बावजूद ऑपोजिशन को शिकस्त हुई है। तो क्या अब किस नतीजे पर आप पहुंचे हैं कि ऑपोजिशन में क्या सलाहियत नहीं है या नीयत ही नहीं है ऑपोजिशन की कि हुकूमत को शिकस्त दी जाए? शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। देखें, अब तो हकायक बिल्कुल वाज़े हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने एक 6 सेनेटर्स का एक ग्रुप है, आजाद ग्रुप, जिसको अपोजिशन में अपने साथ बिठाया था और उसकी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने में कामयाब हुए। अब ये ग्रुप जो है ये सादिक संजरानी साहब का ग्रुप है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब इन लोगों को अपने साथ मिलाया तो इस तरीके से उनकी मेजॉरिटी हो गई अपोजिशन में और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए। अब इस ग्रुप पे अब ये दिलचस्प बात ये देखिए कि इस ग्रुप के जो 6 अरकान हैं उनमें से 5 सेनेट की मुख्तलिफ कमेटियों के चेयरमैन हैं और एक चेयरमैन का स्टेटस जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का होता है और उसकी प्रिविलेजेस और पर्क्स उसी तरीके से होते हैं। तो गोया ये 5 अरकान जो हैं वो चेयरमैन हैं कमेटीज के और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मेहरबानी से, और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनकी वजह से। इन्होंने आज तक हुकूमत के हक में वोट दिया है जब भी जरूरत पड़ी है और अपोजिशन के साथ खड़े नहीं हुए। तो दरअसल ये हुकूमती बेंचों से उठ के आने वाले अरकान हैं जो अपोजिशन ने अपने साथ बुला लिए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की और पीपल्स पार्टी की सियासत की वजह से। तो अब तो पीपल्स पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठी हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं कि भाई ये मामला जो है इसको सेटल किया जाए और पीपल्स पार्टी की जो सुक्की हो रही है उसका कोई अजाला किया जाए। तो अब अगर ये ग्रुप ऑपोजिशन बेंचों पर ना बैठे और पीपल्स पार्टी इनको अपने साथ ना बिठाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं रहते। अब इसलिए या तो मुस्लिम लीग नून उनको राजी कर ले, उनकी क़यादत को तस्लीम कर ले, तब वो इन अरकान को दत्ता बता दे, या फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दिल बड़ा करें और आजम तारण साहब को तस्लीम कर ले या कोई नया लीडर बना ले। तो ये मखमसा जो है अब तो खुल के सामने आ चुका है और पीपल्स पार्टी लेकिन शामी साहब ये बात तो आपकी दुरुस्त है और इस पर हम ये बात आपकी दुरुस्त है और इस पर कई प्रोग्राम हम कर भी चुके हैं। पीपल्स पार्टी इससे सवाल भी करते रहे कि इन तमाम अरकान ने हमेशा हुकूमत के हक में ही वोट दिया है, कभी ऑपोजिशन के हक में वोट नहीं दिया है। लेकिन अगर इनको आप हुकूमती साइड पर रख भी देते हैं, जैसे कि उन्होंने वोट हुकूमत के हक में दिया, लेकिन इसके बावजूद 2 से 3 लोगों की बढ़तरी फिर भी हासिल थी ऑपोजिशन को, तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की अपनी कैपेसिटी का भी इशू है। या आपको लगता है, जैसे बात हो रही है कि गिलानी साहब खुद नहीं आए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, तो ऑपोजिशन की नीयत पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई वो हुकूमत को शिकस्त देना भी चाहते हैं या नहीं? देखिए, नीयत पर सवाल उठाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो एक्शंस हैं
वो ज्यादा बुलंद आवाज से बोलते हैं। तो अमलन आपने देखा कि गिलानी साहब मौजूद नहीं थे और उनकी वजह से एक वोट अगर मिल जाता तो फिर भी हुकूमत को शिकस्त हो जाती। और इसी तरीके से मुस्लिम लीग के भी कई अरकान के बारे में कहा जाता है कि मौजूद नहीं थे। एएनपी का एक रुकन तो मौजूद था और वहां से चला गया, जेयूआई का एक रुकन नहीं था। यानी अब देखें, ये तो जो अपोजिशन पूरी है उसमें एक एक आदमी की जांच पड़ताल करनी चाहिए इनको, और देखना चाहिए कि हर शख्स जो है कि अपने तौर पर कोई डील करने में लगा हुआ है, कोई हुकूमती बेंचेस के साथ मामला कर रहा है अपने तौर पर, तो फिर ये अपोजिशन को इतने बुलंदबाज दावे नहीं करने चाहिए अगर वो डिसिप्लिन नाफिज नहीं कर सकती। और डिसिप्लिन कैसे नाफिज करेगी जब टिकट दिए जाते हैं? इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि कमिटेड वर्कर्स को टिकट दिए जाएं, पुराने लोगों को टिकट दिए जाएं जिनको कोई दबाव में ना आ सके, जिनको कोई डील जिनसे हो सके। तो ये जब टिकट देती हैं पार्टियां, तो शामी साहब ये बार बार दावों के बाद जो ऑपोजिशन की सुबकी हो रही है, अब आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन को चाहिए कि हथियार डाले, हार माने और इंतजार करें? फिर नहीं, अमली तौर पर तो ऐसा ही हो रहा है ना। अमली तौर पर तो 2023 का ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले जो है कोई धमाका नहीं होने का। देखिए, यहाँ सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन बन गए और उसके बाद उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद भी नहीं आ सकी और पूरा हाउस उनकी मुट्ठी में है। तो अगर सादिक संजरानी साहब चेयरमैन ना होते तो फिर भी सेनेट जो थी वो अपोजिशन के पास होती अगर चेयरमैन उसका होता। तो अब ये तो सियासत जो है ये शतरंज का खेल है। हर शख्स अपने मोहरे आगे बढ़ाता है, अपने दांव पे चलाता है, और इस वक्त जो हुकूमती बेंच हैं उनके दांव पेच जो है वो ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक और इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले कई हफ्तों से सिंध में ऑपोजिशन पार्टीज एहतजाज कर रही हैं सिंध के नए बल्दियाती कानून पर। ऑपोजिशन पार्टीज का यह कहना था कि तमाम जो इख्तियारात थे वो शहरी हुकूमत से लेकर इस नए कानून के जरिए दोबारा सिंध हुकूमत ने हासिल कर लिए हैं, जिसकी वजह से जमात इस्लामी ने 28 दिन का धरना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM ने भी मुजाहरे किए। लेकिन 3 रोज पहले सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है, जिसमें सिंध हुकूमत का ये कहना है कि जो इख्तियारात शहरी हुकूमत से ले लिए गए थे अब वो तरामीम करके दोबारा शहरी हुकूमत को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या MQM हो, वो इस बात पर मुतमईन नहीं है और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जमात इस्लामी को मामू बना दिया गया है, उनको लॉलीपॉप दी गई है। क्या वजह है कि MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी इस बिल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल ने। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या वजह है? मुआहिदा तो हो गया, जो आपके मुतालबात थे वही मोरलेस मुतालबात जमात इस्लामी के थे जो कि सिंध हुकूमत ने अब मान लिए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दे दिया है, बेवकूफ़ बनाया है या मामू बना दिया जमात इस्लामी को। क्या वजह है इसकी और क्यों अब भी आप अपने मुजाहरे और एहतजाज जारी रखे हुए हैं? बहुत शुक्रिया शहजाद। 2-3 चीजें आपके नाजरीन की वजाहत के लिए बहुत जरूरी है। ये असल में 2013 का कानून है और जमात इस्लामी भी इसमें बहुत ही संगीन गलत बयानी, नाम आपका इस्लामी है, संगीन गलत बयानी करते हैं जब लोगों को ये कहते हैं कि 2013 में जब ये कानून आया तो MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इसको पास किया था। नहीं जनाब, सिंध असेंबली की तमाम जमातों ने मां सिवाय MQM के इसके हक में वोट दिया था। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था। 19 अगस्त 2013 को जब ये कानून पास हुआ था और MQM के 51 MPs ने इसकी मुखालफत की थी। तो आप ये झूठ ना बोलें। अक्टूबर 2013 में MQM इसको चैलेंज करने कोर्ट चली गई, कोई और जमात नहीं गई, सब सोते रहे। 2017 में जब वसीम अख्तर साहब मेयर बने तो हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको आर्टिकल 140A की कॉन्ट्रवेंशन में कि ये उससे मुतसादिम है आईन पाकिस्तान, इसको हमने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। हमारे अलावा कोई नहीं गया, आज तक नहीं गया था। फिर हमसे मुआहदे की शक्ल में इमरान खान साहब और असद उमर साहब 2020 में गए इस कानून के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में आज तक उसकी सुनवाई उतनी नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए। तो ये तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बहुत अहम है। यकीनन जमात इस्लामी के साथ मुआहदा हुआ और उनकी कमोबेश वही डिमांड थी जो हमारी थी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी का 26 दिनों का धरना एक तरफ बहुत अच्छी बात थी,
लेकिन जो एमकेएम पाकिस्तान का धरना और उसके ऊपर जो चढ़ाई की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुतासिब पुलिस ने, वो साफ बताती है कि किस मुजाहिरे से हुकूमत को थ्रेट महसूस हुआ। और जब हमारे मुजाहिरे पर चढ़ाई, खवातीन को मारना, आंसू गैस, लाठी चार्ज, ये सब कुछ करने के बाद एक एमपीए को सड़कों पे घसीट कर मारना और हरकतें बंद हो जाने के नतीजे में हमारे एक कारकुन की हलाकत, ये सारी की सारी चीजों से जो सूबाई हुकूमत निहायत अंडर प्रेशर आ गई थी। रात के 2 बजे हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी ने उनके साथ एक मुआहदा करके सिंध हुकूमत को रिलीफ दिया। दूसरी बात यह कि अगर इस मुआहदे के तहत वाकईतन वो काम होने जा रहे होते कि जो हम सबका मुतालबा है और कमोबेश जमात इस्लामी का भी था, तो शायद हम इतने शाकी और नाराज ना होते। अभी सूरत हाल क्या है कि सिंध हुकूमत ने जो चीजें 2013 के कानून में लिखी हुई थी या जो 2021 की तरामीम में शामिल थी, उन्हीं को दोबारा बयान करके ये बताया जा रहा है इस मुआहदे की शक्ल में कि सिंध हुकूमत तो ये सब कुछ अच्छा करने जा रही है। सबसे बड़ा मसला क्या है, आइन का आर्टिकल 140 ही कहता है कि मकामी हुकूमतें कौन सी होंगी, कि सूबाई हुकूमतें मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवा के उन्हें माली, इंतजामी और सियासी इख्तियार तफवीज कर देंगे। माली इख्तियार के बगैर कोई भी अथॉरिटी जो है वो नामुकम्मल है। मेयर कराची को मिसाल के तौर पर अगर आप कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का सरबराह भी बना दें और उसके पास बजटिंग नहीं है, पैसे नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। सिंध हुकूमत ने क्या किया? सिंध हुकूमत ने ये किया कि जो इन्होंने 2021 की तरामीम दी हैं उसमें मेयर कराची को जनाब उन्होंने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कहा कि को चेयरमैन बनाएंगे, चेयरमैन भी बना दें जी। उन्हीं आजम की आपने भी न्यूज में खबर देखी होगी। मैं कहता हूं चेयरमैन भी बना दें। अगर उसके ऊपर एक स्टीयरिंग कमेटी है और मेयर ना कोई फाइनेंशियल पावर्स है, ना हायर ए फायर है, यही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में है, तो फिर वो क्या करेगा? असल मसला क्या था? असल मसला था प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का हुसूल कि सिंध हुकूमत, खासकर पीपल्स पार्टी कहती है वफाक में नेशनल फाइनेंस कमीशन वक्त पे दिया जाए, पैसे पूरे दिए जाएं, ये सब कुछ दिया जाए। जब वसीम अख्तर मेयर थे 3 दफा इन्होंने मकामी हुकूमतों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स जो जमात इस्लामी को क्लेम लेना चाह रही है, वो पीपल्स पार्टी फैसल साहब मुझे मौका दें तो मैं इसकी तफसीलात में भी आता हूं और फाइनेंस जो कमीशन है, सूबाई फाइनेंस कमीशन, उस पर भी बात करता हूं। लेकिन जमात इस्लामी का मौकिफ यह है कि 15 दिन तक हम एहतजाज जब कर चुके थे, उसके बाद एमकेएम को याद आया कि हमें इस पर एहतजाज करना है और फिर आप लोगों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, आवाज उठाना शुरू की, और जबकि तो सिर्फ जबानी जमा खर्च था और कुछ नहीं था। तो बेसिकली तो वो ये कहना चाहते हैं कि जब आपका दोस्त फेल हो जाता है तो अफसोस होता है, लेकिन अगर दोस्त आपका पहली पोजीशन ले जाए तो इंतहाई ज्यादा अफसोस होता है। उसी किस्म का अफसोस इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान को हो रहा है। नहीं, मैंने तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपके नाजरीन की बता दिया ना कि 2013 में इस बिल की किसी ने मुखालफत नहीं, पूरे सूबे में पीएमएलएन ने भी नहीं की, पीटीआई ने भी नहीं की, ये सब सिर्फ असेंबली में मौजूद थे। इन्होंने सब ने पीपल्स पार्टी के साथ वोट किया। वो तो हो गया ना। अब तो अमेंडमेंट्स जो आप लोग चाहते हैं, ऑपोजिशन जमातें बता रहा हूं, अब तो जो ऑपोजिशन जमातें अमेंडमेंट्स चाहती हैं इस बिल में, उसमें कह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट आ गए हैं तो हमारा दोस्त जो है इंतहाई नाराज है और अफसरदा हो गया है। अगर तो जमात इस्लामी फर्स्ट आ जाती और सूबे के लोगों का, खासकर कराची के शहरियों का फायदा होता है, तो यकीन जानिए कि मुझे कोई अफसोस नहीं होता। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ये कोई मुआहदा हो जाएगा और हाफिज नईम साहब जो कि लास्ट टाइम यूसी चेयरमैन का भी इंतखाब हार गए थे, वो कराची के मेयर बन जाएंगे, हालांकि उनके लोग पोर्ट्री कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, इंतखाबात का नतीजा तो नहीं आ गया। लेकिन काश के ऐसा हो जाता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप मुझे मौका देंगे या मुझसे सवाल पूछेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। जी बताइए साथ में, और ये भी बताइए कि अगर आप समझते हैं कि सबसे बड़ी थ्रेट सिंध हुकूमत के लिए एमकेएम पाकिस्तान थी, क्योंकि हमने मुजाहरा किया, उन्होंने हम पे चढ़ाई कर दी, तो क्या वजह है कि मुआहदा फिर एमकेएम से नहीं किया, तहरीक से नहीं किया, जिनके नंबर्स सिंध असेंबली में ज्यादा है, जमात इस्लामी की 1 सीट है? क्या ये दिखाना चाहती है पीपल्स पार्टी के क्रेडिट इसका जो है इन पार्टीज को ना जाए और बेशक जमात इस्लामी को चला जाए? यकीनन ऐसा ही है शहजाद। देखिए ना, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जो उनके सबसे बड़े मुखालिफ हैं, आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बिल की संगीन तरीन मुखालफत के बावजूद जो 2 सबसे बड़ी जमातें हैं सूबाई असेंबली में ऑपोजिशन की, पीटीआई और एमकेएम, उनके साथ कोई निगोशिएशन नहीं की, जिनकी 1 सीट भी नहीं है सूबाई असेंबली में, जिनको इनके वजीर खुद बैठकर कह रहे होते थे कि कौन है तू और क्या है, उनके पास जा जाके गुफ्तगू कर रहे हैं, सबसे गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये चाहते नहीं थे, पहली बात। और दूसरा जो मैं कह रहा हूं, हमारे मुजाहिरे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जिस तानो तशनी का मुजाहिरा करना पड़ा, निशाना बनना पड़ा, जो उन्होंने जुल्म ज्यादती की थी,
उससे रिलीफ के लिए इन्होंने रात के 2 बजे कोई मुआहदा कर दिया। वरना मुझे बता दीजिए 26 दिन से वो बैठे हुए थे, सुबह भी किया जा सकता था, दोपहर में भी किया जा सकता था, 2 दिन पहले भी किया जा सकता था। उसी रात इसीलिए किया गया कि उनको कहीं से रिस्पाइट, कोई रिलीफ चाहिए था, और जमात इस्लामी के दोस्तों ने उनको रिलीफ दे दिया। तो अब फैसल साहब, जो सूबाई फाइनेंस कमीशन के काम के ऊपर भी रजामंदी हो गई है और कह रहे हैं मेयर और टाउन चेयरमैन जो है वो इस कमीशन के मेंबर होंगे, तो ये एक बुनियादी डिमांड थी आपकी भी, तहरीक इंसाफ की भी एक अरसे से। स्कूल्स और जो हॉस्पिटल्स इस नए कवानीन के तहत दोबारा सिंध हुकूमत को मुंतकिल हो गए थे, वो भी वो कह रहे हैं कि शहरी हुकूमत को हम दे रहे हैं। तो फिर अब मसला क्या रह जाता है, और क्या MQM पाकिस्तान अभी भी अपने मुजाहरे इस पर जारी रखेगी? जी बिल्कुल, हम मुजाहरे जारी रखेंगे। कल भी हमने खवातीन का मुजाहरा किया है, सिंध के दूसरे शहरों में हमने परसों मुजाहरे किए थे, और हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। PSL जिस दिन कराची से चला जाएगा लाहौर, उस दिन हम कराची में और बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ शहरों पर मुजाहरे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि देखिए, एतराज किया प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्या है कि सूबाई, एक जिस तरह कौमी मालियाती कमीशन है जो तमाम सूबों को कहता है कि वफाक से को जो हासिल होते हैं टैक्सेस, उनका शेयर मुख्तलिफ सूबों को जाए, आबादी की बुनियाद के ऊपर, रेवेन्यू जनरेशन और मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर। इसी तरह एक सूबाई मालियाती कमीशन भी था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2007, MQM ने आखिरी दफा दिया था 2007 में, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 सालों में दिया नहीं। अब जो ये कह रहे हैं कि हम दे देंगे, ये तो इन्होंने 2013 के कानून में भी लिखने के बाद नहीं दिया। मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहा, इनको लेटर लिखता रहा, एक मीटिंग की 2017 में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, और उसमें शामिल होते हैं, कोई नई बात नहीं है। एक मेट्रोपॉलिटन का मेयर होता है जो कि पूरे सिंध में सिवाय कराची के कोई और नहीं है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर होता है, एक टाउन का, तालुके का, ये उसकी कॉम्पोजिशन है। ये कह रहे हैं कि हम बना देंगे। आपने 4 साल मकामी बल्दियाती मुंतखब हुकूमतों में नहीं बनाया, 2013 के कानून में लिखने के बावजूद 8 साल से नहीं बनाया, अभी इस मुआहिदे में कैसे बना देंगे कानून में लिखने के बाद? तो आपने किया नहीं था। ये मेरा इतराज है, पहली बात। दूसरी बात जनाब, ये बताया जा रहा है कि ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स का वसूल हो जाएगा। भाई, ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स 1998 से जिला का, कराची का वफाक से मुआहिदा है जिसके तहत पैसे मिल रहे थे, और ये MQM के PTI के मुआहिदे में शामिल है। जब भी तो 36 अरब रुपए वसीम अख्तर के KMC के सिंध गवर्नमेंट ने रोके रखे थे। ये कोई इनका लेना देना नहीं है इसमें सूबाई हुकूमत का। वफाक 8.6% नेशनल डिविजिबल पूल में एक्स्ट्रा सिंध को देता इसलिए कि उसने कराची को, डिस्ट्रिक्ट को देने। सिंध हुकूमत वो पैसे ले रही है वफाक से और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। इसी तरह इस मुआहिदे में ये कहा गया है कि जनाब वो K4 के लिए सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पर दबाव डालेगी। ये सूबाई हुकूमत दबाव डालेगी जिसने 14 सालों में 14 बूंद पानी नहीं दिया, K4 का 1 रुपया खर्च नहीं किया। सब कुछ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया या इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया, और अभी भी वफाकी हुकूमत करने जा रही है। तो हमें ये लगता है कि ये महज आई वॉश है। जो इस कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और अब्बासी शहीद वगैरह की बात है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमसे पहले बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टॉक शोज में मान गई थी कि हम ये सब कुछ देने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि वो क्रिपल्ड किस्म का लंगला लूड़ा बल्दियाती निजाम से आए, जो हमें मंजूर नहीं है जब तक सूबाई मालियाती कमीशन के तहत डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मुझे एक बात का ये भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो दोबारा कह दिया कि 26 तारीख को उनका मार्च जो है वो गोटकी से आगाज करेगा, फिर 27 तारीख को कराची पहुंचेंगे, यहाँ पे बड़ा जलसा होगा, शाह महमूद कुरैशी में आएंगे। वफाक में तो आप इत्तेहादी हैं, वो अकेले करेंगे या मिलकर करेंगे? अगर उन्होंने हमसे रब्ता किया तो उनसे मिलकर भी कर लेंगे, लेकिन हम तो जिस दिन PSL कराची से मैचेस और जाएंगे एक्टिविटी को और बढ़ा देंगे। अच्छा शहबाज, नहीं है, देखिए MQM ने बहुत सब्सटेंशियल इसमें एक्टिविटी ये की है। हम ही समझते हैं कि सूबाई हुकूमत और सूबाई असेंबली की जो इनकी अक्सरियत है उसकी बुनियाद पे जब चाहते हैं जैसा कानून बना देते हैं। इसलिए MQM ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मूव की हैं। आइन के आर्टिकल 140A के साथ साथ उसमें हमने 5-6 नई अमेंडमेंट्स और एक छठा जदूल 6th शेड्यूल हमने इंक्लूड किया है कि लोकल गवर्नमेंट के ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये सब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मैं जमा करवा चुका हूं। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी छोटी जमातें इसकी हिमायत करेंगी, ताकि हम आइन में ऐसी तरमीम पे जाएं कि MQM का मेयर हो, जमात इस्लामी का हो, पीपल्स पार्टी का हो, PTI का हो, लोगों को रिलीफ मिले। उनके पानी, उनका सीवरेज, उनकी सड़कें, उनके अस्पताल, उनके स्कूल के लिए उनको कई 100 मील प्रोविंशियल कैपिटल ना जाना पड़े, बल्कि जो उनका मकामी मुंतखब नुमाइंदा है उसके पास ये सारे के सारे इख्तियार हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल सब्ज़वारी हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में शामिल। इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 2 फरवरी को होगा, जिसमें पाकिस्तान का केस टेकअप किया जाएगा और जो 6th रिव्यू है उसकी मंजूरी दी जाएगी और $1 बिलियन की ट्रांच पाकिस्तान को जारी करने का फैसला किया जाएगा। अहम बात यह है कि जो प्रायर कंडीशंस थी, चाहे उसमें पेट्रोलियम लेवी का बढ़ाना हो, उसको 30 रुपए तक लेके जाना हो, या फिर फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल के जरिए टैक्स एग्जेम्पशंस को विड्रॉ करना हो, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल था, अब ये तमाम प्रायर एक्शंस पाकिस्तान मुकम्मल कर चुका है। लेकिन क्या अब भी कोई हर्डल बाकी है, कोई रुकावट हो सकती है? इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत मोहम्मद सोहेल साहब ने। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सोहेल साहब, जो प्रायर एक्शंस थे IMF ने जो पाकिस्तान को दिए थे, वो हमने ऑलमोस्ट सब पर अमल दरामद कर लिया है। अब क्या लगता है बआसानी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो मंजूरी दे देगा 6th रिव्यू की और पाकिस्तान को जारी कर दिया जाएगा $1 बिलियन का ट्रांच? थैंक यू शहजाद। बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रायर एक्शंस हैं या कंडीशंस हैं, इसकी इतलात कोई ऑफिशियली तो हमें या मीडिया को नहीं दी गई थी। ये वक्तन फवक्तन फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ही बताया था कि ये हमें करना है। तो जो इतलात हमें मिलती आ रही हैं उस हिसाब से तो जो सबसे बड़ी हर्डल थी वो स्टेट बैंक एक्ट थी, जिसकी सेनेट से अप्रूवल रह गई थी। अब एक प्रोसीजरल मैटर होता है, जब उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिस से भी अप्रूव होता है, तो मेरे ख्याल में अगर वो हो जाएगा तो जो आने वाली, जिस तरह आपने बताया कि IMF की बोर्ड का जो इजलास है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, उसमें चांसेस हैं बज़ाहिर के ये अप्रूव हो जाएगा और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान को $1 बिलियन की जो ट्रांच रुकी हुई है वो मिल जाएगी। ओके, तो सोहेल साहब ये भी बताइएगा साथ में कि एक जो प्रायर कंडीशन थी वो ये थी कि जो लेवी है पेट्रोल पर और डीजल पर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर, वो हमने बढ़ानी है, उसको 30 रुपए तक लेके जाना है। अब हुकूमत उम्मीद कर रही थी कि शायद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस नीचे जाएगी तो गुंजाइश बन जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। $91 पर बैरल जो है कीमत हो चुकी है। लेवी में अभी भी 7-8 रुपए की गुंजाइश है और आज रात से जब तब्दील होनी है कीमत, तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि कीमत ऊपर जाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि 10 रुपए तक का इजाफा हो सकता है, या पाकिस्तान के पास ये गुंजाइश है कि हम इस लेवी को ना बढ़ाएं ताकि इंपैक्ट जो है वो मिनिमल हो आवाम पर? देखिए, 4 रुपए जो लेवी हर माह बढ़ने का, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था। अब हमें नहीं पता कि एग्रीमेंट क्या तय पाया है, क्योंकि IMF का जब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल हो जाती है, इसके बाद एक डिटेल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आता है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ होता है कि क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, क्या इंडिकेटिव टारगेट्स हैं। तो बज़ाहिर लग रहा है कि शायद ये भी एक पैमाना ज़रूर हो, मगर इट्स टू अर्ली टू कमेंट जब तक एग्रीमेंट नहीं आता, क्योंकि हुकूमत के पास अगर लेवी बढ़ाना है तो एक गुंजाइश होती है कि वो GST कम कर दें, मगर वहाँ भी चैलेंज ये है कि GST ऑलमोस्ट 2-3 रुपए रह गया है और अगर उसको भी एडजस्ट कर दिया गया तो फिर GST ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि क्या मुआहदा हुआ है, बट जो हालात हैं उससे तो यही लग रहा है कि हुकूमत को तेल की कीमतें मजीद बढ़ानी पड़ेंगी। राइट, और आपने दोस्त पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट भी किया। आपने कहा ये स्लोगन रह गया है सिर्फ कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम है, क्योंकि हर हुकूमत जब भी IMF प्लान में जाती है कहती है कि हम इसके बाद मजीद IMF प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, मुल्क को इस हाल में छोड़ेंगे कि किसी अगली हुकूमत को भी जरूरत ना पड़े। और यही नारा, यही स्लोगन जो है तहरीक इंसाफ का भी था। लेकिन आप कह रहे हैं कि 2022-23 में, 2023 और 2024 में पाकिस्तान को दोबारा IMF में जाना पड़ेगा और ज्यादा बड़ी डील पाकिस्तान को चाहिए होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा है, डेट सर्विसिंग काफी आया है और हमारे लो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। तो यही नजर आ रहा है कि ये प्लान खत्म होगा और इसके बाद एक और प्लान में जाना पड़ेगा IMF के। शायद देखिए, जो नंबर्स हैं उसमें तो ये मैथ्स बैठ ही नहीं रही कि हम IMF से छुटकारा कैसे हासिल करेंगे। इसीलिए मैंने ये ट्वीट किया था कि सारी जो गवर्नमेंट है वो कहती रहती हैं और इस हुकूमत ने भी क्लियरली कहा था कि ये आखिरी मुआहदा होगा, क्योंकि ये जो मुआहदा है ये साल के आखिर में IMF का 3 साल का जो एग्रीमेंट था $6 बिलियन का, ये ख़त्म हो जाएगा। और जो हुकूमत के खुद नंबर्स हैं और जो पाकिस्तान की रीपेमेंट्स हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि जो अगला फिस्कल ईयर है उसमें कोई 25 से $30 बिलियन की पाकिस्तान का फंडिंग गैप है। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान को डेट सर्विस करनी है डॉलर में विद इंटरेस्ट, और जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट के जो हालात हैं, तो उसको अगर आप मैथमेटिकली करें तो पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास $16 बिलियन हैं, उसमें भी शॉर्ट टर्म ज़्यादा हैं, $6 बिलियन का तो जो FE डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट सॉप्स है,
तो अगर आप इन हालात को देखते हुए जो रिजर्व्स के लेवल को और जो डेट रीपेमेंट है उसको देखते हुए ये इमिनेंट है कि पाकिस्तान इस प्रोग्राम के बाद एक और प्रोग्राम लेगा, या हो सकता है इसी प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दे, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के पास। और अगर हो सकता है कि ये हुकूमत पॉलिटिकल मकासद के लिए कुछ अरसे तक चाइना से और दूसरी जगह से कमर्शियल महंगी बोरिंग करके 6-8 महीना निकाल भी दे, तो फिर जो अगली हुकूमत आएगी अगले साल उसको फौरन ही नया IMF का लोन लेना पड़ेगा। वैसे तो बड़ा तवील सब्जेक्ट है, लेकिन सोहेल साहब अगर मैं मुख्तसर आपसे पूछना चाहूं कि जब हुकूमतें कमिट करती हैं कि अगले IMF प्लान में नहीं जाएंगी, तो ऐसा क्या वो नहीं कर पाती जिसकी वजह से उनकी बात दुरुस्त साबित हो, और ऐसा क्या हमें करना चाहिए जिसकी वजह से IMF प्लान से हमारा छुटकारा हो जाए? एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात होती है, वो कैसे बढ़ाएं? रिजर्व्स को मजीद कैसे बिल्डअप किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान को नॉन डेट क्रिएटिंग डॉलर रिजर्व्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं एक तो बहुत कम है और वो डेट से भरे हुए हैं। तो 3-4 चीज़ें होती हैं जो करनी चाहिए, जो नई हुकूमत ने की हैं, इसने भी नहीं की है पुराने ने। एक तो एक्सपोर्ट्स होता है जो नॉन डेट क्रिएटिंग होता है, जो इस हुकूमत ने कुछ कोशिश ज़रूर की बढ़ाने की, मगर दूसरी जानिब इम्पोर्ट उससे ज़्यादा बढ़ गई। तो हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए, बल्कि उल्टा खसारा ही हो गया कि करंट अकाउंट बढ़ गया। दूसरा होता है कि आप FDI बढ़ाएं। अब FDI हमारे पड़ोसी ममालिक में देखें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आ रही हैं। सिर्फ भारत में एक साल में स्टार्टअप्स में $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, हमारे यहाँ $300 मिलियन की हुई है, और FDI बमुश्किल $2 बिलियन होता है। तीसरा होता है कि हम रेमिटेंस को बढ़ाएं, और रेमिटेंस अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद बेहतर है। और चौथा होता है जो हम बिल्कुल ही नहीं कर रहे, कि हम अपने एसेट्स को फरोख्त करें, प्राइवेटाइजेशन करें। पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ है, उसको फरोख्त करके डॉलर इनफ्लो लें। तो अगर ये हम नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज लेंगे तो हमारे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका रिजर्व्स की क्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी अदायगी जो शॉर्ट टर्म्स होती हैं वो नहीं होगी। रिजर्व्स जो है हमारे सिर्फ 2-2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे रह गए हैं, वो बढ़ेंगे। और तीसरा जो हमारा ओवरऑल डेट है उसकी जो ग्रोथ कमी आएगी। तो ये 3-4 चीज़ें हुकूमतों को करनी होती हैं। जो हुकूमत ये नारा तो लगा देती हैं कि अगला IMF प्रोग्राम नहीं होगा, बट ये जो रिफॉर्म्स करने होते हैं, या ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो इकदाम लेने होते हैं, वो शायद सियासी मकासद के लिए वो उसको इग्नोर कर देती हैं। तो सोहेल साहब, जो 4 चीजें आपने गिनवाई हैं उसमें रेमिटेंसेस में तो इजाफा हुआ है। अब आपको लगता है कि अगले 1.5 साल में क्या हुकूमत एक्सपोर्ट्स में इतना मजीद इजाफा कर सकती है जिससे ट्रेड डेफिसिट हमारा कम हो जाए? और इसके अलावा FDI में क्या इतना इंक्रीज हो सकता है? और प्राइवेटाइजेशन जो है फॉरेन कंपनीज को, जिससे फॉरेन इन्फ्लो है, क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है अगले 1.5 साल में? देखिए, 3 चीज़ों में से जो पहला वाला है कि क्या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ा सकती है, या शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट करंट अकाउंट को कम कर सकती है। मुझे लगता है बज़ाहिर ये हो जाएगा, करंट अकाउंट में थोड़ी सी कमी आएगी, और IMF के होते हुए ये लानी ज़रूरी होगी, अदरवाइज IMF की कंडीशन सख्त होती जाएंगी। दूसरा, आपने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। मेरी दुआ है कि आ जाए, मगर जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, स्पेशली जियो पॉलिटिकल हालात हैं, अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं और अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, तो मुझे वहाँ से कोई शॉर्ट टर्म में उम्मीद नहीं नज़र आ रही। और तीसरा, प्राइवेटाइजेशन को तो आपने देख लिया, इस हुकूमत के 3.5-4 साल हो गए हैं, कोई ना प्राइवेटाइजेशन की डील हुई है ना कुछ हुआ है। हमें तो मेगा प्राइवेटाइजेशन करनी है, मतलब ये कोई 100, 200, 500 मिलियन रुपए की नहीं, ये हमें प्राइवेटाइजेशन करनी है $4-5 बिलियन की, जिससे डॉलर इनफ्लो आए पाकिस्तान में। तो आपने जो 3 चीज़ें पूछी उसमें से पहले में कुछ प्रोग्रेस नज़र आ रही है, दूसरे 3 में मुझे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।